हे ट्रेडर्स, और वेलकम है आपका एक और एपिसोड में। अगर आप वैलिड और हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना नहीं जानते तो आप अपना कैपिटल सीरियस रिस्क में डाल रहे हो, जो अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट लॉसेस का रीजन बन सकता है। ऑर्डर ब्लॉक्स जो काफी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, एक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज का एक स्ट्रॉन्ग कॉर्नरस्टोन होते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स वैलिड और हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट होता है वीक एंट्रीज, पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड और अननेसेसरी लॉसेस। आज के इस एडवांस्ड एपिसोड में हम मार्केट में मिलने वाले डिफरेंट कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक टाइप्स, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ एसोसिएटेड प्राइस एक्शन को डीप डाइव करके समझेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उन की क्राइटेरिया और रूल्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे जो लो क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सेटअप से क्लियरली सेपरेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर एक की एरिया होता है जहां मार्केट में बहुत ज्यादा कैपिटल एंटर होता है, यूजुअली बिग बैंक्स या लार्ज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। क्योंकि ये लोग हैवी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, इनके एक्शंस का इंपैक्ट प्राइस पर क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप नोटिस करते हो कि प्राइस किसी स्पेसिफिक एरिया से बहुत तेजी से मूव करता है, जैसे यहां से, तो ये इंडिकेट करता है कि वहां स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन ली है। प्राइस को इतनी जल्दी ऊपर ले जाने के लिए लार्ज बाय ऑर्डर्स की जरूरत होती है। जिस इनिशियल एरिया से ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स दो टाइप्स के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो लार्ज बाय ऑर्डर्स की वजह से बनता है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो लार्ज सेल ऑर्डर्स की वजह से बनता है। जब एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है, क्योंकि अक्सर प्राइस वापस आकर उस एरिया को रीटेस्ट करता है और वहां से बाउंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहां ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया होता तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा नहीं है? देखने में दोनों सिमिलर लग सकते हैं क्योंकि दोनों की लेवल्स होते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट या रेजिस्टेंस सेम नहीं होते। इनके बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस, फॉर्मेशन। ऑर्डर ब्लॉक्स सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर बनते हैं। अगर प्राइस किसी एरिया से स्ट्रॉन्ग मूव देता है तो आप वहां ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हो। वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब बनते हैं जब प्राइस किसी लेवल पर पहले कई बार रिजेक्ट हो चुकी हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस ने एक लेवल पर यहां रिजेक्ट किया और फिर दोबारा यहां रिजेक्ट किया, तब हम उस लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। सेकंड डिफरेंस है कि वो चार्ट पर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर थिक जोन्स या एरियाज के फॉर्म में ड्रॉ किए जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादातर लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ किए जाते हैं, और अगर जोन्स बनाए भी जाते हैं तो वो थिन जोन्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स जितने थिक नहीं। थर्ड डिफरेंस, नंबर ऑफ रीटेस्ट्स। ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पर वन टाइम यूज होते हैं, मतलब अगर प्राइस एक बार ऑर्डर ब्लॉक को रिट्रेस कर चुका है तो वो ऑर्डर ब्लॉक खत्म माना जाता है। आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट हो सकते हैं। हालांकि दोनों अलग हैं, लेकिन इन्हें एक साथ यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस लेवल के साथ फॉर्म हो रहा है तो इसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। ऐसी सेटअप आइडियल होती है क्योंकि प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक को सही तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करें। याद है, पहले एग्जांपल में मैंने कहा था कि अगर प्राइस किसी पॉइंट से स्ट्रॉन्ग मूव देता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। वेल, इतना सिंपल नहीं है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मूव देख लेना काफी नहीं होता। हर स्ट्रॉन्ग मूव ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो अब मैं आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं। ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब तक आप इन्हें ठीक से नहीं समझोगे तब तक आप ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि किसी ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म्ड और वैलिड मानने के लिए सबसे पहले प्राइस को प्रीवियस कैंडल के ऊपर या नीचे मौजूद लिक्विडिटी को टेक आउट और स्वीप करना चाहिए, तभी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। रूल नंबर 2, प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास इनएफिशिएंसी छोड़नी चाहिए और इंबैलेंस जनरेट करना चाहिए। अगर सब्सिक्वेंट कैंडल्स के बीच प्रॉपर इंबैलेंस मौजूद नहीं है तो उस आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड नहीं माना जाएगा। रूल नंबर 3, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स को वन टाइम यूज माना जाता है, यानी हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं जब प्राइस पहली बार ऑर्डर ब्लॉक में एंटर करता है। एक बार ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाए तो हम उसे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानते। रूल नंबर 4, एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर लीड करना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर एसेंशियल सिग्नल्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अपनी इनिशियल डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा सॉलिड करने के लिए अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स को एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद हम 3 एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे, ताकि आप सिर्फ वो ना सीख कर जाओ जो सबको आता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट का मोमेंटम पहले बेरिश था जब तक कि प्राइस ने ये वीक बुलिश कैंडल नहीं बनाई। इसके ठीक बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ पुश देना शुरू किया इन 3 लार्ज ग्रीन कैंडल्स के साथ। ये वीक बुलिश कैंडल यहां अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंची और इसके साथ साथ इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट और इफेक्टिवली स्वीप भी किया। जैसा कि पहले मेंशन किया गया था,
ऑर्डर ब्लॉक के बाद बनने वाली सब्सिक्वेंट कैंडल्स में अगर प्रॉपर इंबैलेंस नहीं होता तो हमारा आइडेंटिफाइड ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जा सकता। अगर हम इस 3 चैनल सीक्वेंस को देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि पहले कैंडल का ऊपरी विक और तीसरे कैंडल का निचला विक मध्य कैंडल के पूरे बॉडी के साथ ओवरलैप नहीं करते। यहां कैंडल्स के बीच एक गैप मौजूद है जो कि इंबैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहां वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के सभी क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, इसलिए यह कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो एक बार फिर प्राइस ने एक अपवर्ड ड्रास्टिक मूवमेंट क्रिएट किया है। ये जो रेड कैंडल है ये वो लास्ट बेरिश कैंडल है जो प्राइस के ड्रास्टिकली अपसाइड पुश शुरू होने से ठीक पहले बनी थी। हम साफ रूप से देख सकते हैं कि इस बेरिश कैंडल ने भी प्रीवियस बेरिश कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट और इफेक्टिवली स्वीप किया है। क्योंकि प्राइस ने इन 3 सीक्वेंशियल कैंडल्स के बीच एक प्रॉपर गैप भी क्रिएट किया है जो कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के सभी क्राइटेरिया को मीट करता है, इसलिए हम अब इस कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, जिसमें यह पोटेंशियल होता है कि अगर प्राइस पुल बैक करके नीचे आए और इसे मिटिगेट करे तो यह प्राइस को रिवर्स कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां मौजूद ये बेरिश कैंडल जो कि नेक्स्ट बुलिश मूवमेंट से ठीक पहले बनी थी, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रिप्रेजेंट नहीं करती क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो टेक आउट नहीं किया। चलिए और एग्जांपल्स एग्जामिन करते हैं। सेकंड डायग्राम में कैंडल्स की एक और सीरीज को कंसीडर करते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो टेक आउट किया है और इस बेरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल के थ्रू नीचे की लिक्विडिटी को इफेक्टिवली स्वीप किया है। इस वजह से यहां हमें एक पोटेंशियल कैंडिडेट मिलता है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का। लेकिन यहां इन 3 कैंडल्स के बीच कोई नोटिसेबल इंबैलेंस नहीं है और साथ ही ये ऑर्डर ब्लॉक बुलिश कैंडल के अपर विक से मिटिगेट हो चुका है। इसी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट करने के मोस्ट ऑफ द नेसेसरी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे, इसलिए इसको डिमांड जोन के रूप में यूटिलाइज एक नहीं किया जा सकता। जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को टेक आउट कर लेता है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, या फिर जब प्राइस इनएफिशिएंसी क्रिएट करने में फेल हो जाता है, तो हम सब्सिक्वेंट कैंडलस्टिक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक डेजिग्नेट करते हैं। इस केस में हम प्रीवियस सेलिंग कैंडल के बजाय इस बुलिश कैंडल को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। यह डिसीजन इस बात पर बेस्ड है कि बुलिश कैंडल के इमीडिएटली बाद प्राइस ने प्रॉपर इनएफिशिएंसी या इंबैलेंस जनरेट किया है। अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो हम नोटिस करते हैं कि प्राइस ने एक बार फिर प्रीवियस कैंडल का लो टेक आउट किया है और इस बुलिश कैंडल के थ्रू नीचे की लिक्विडिटी को इफेक्टिवली स्वीप किया है प्राइस को सिग्निफिकेंटली ऊपर पुश करने से पहले। लेकिन यहां भी कोई डिसर्नेबल इंबैलेंस नहीं है और ये ऑर्डर ब्लॉक अपर कैंडल के विक से मिटिगेट हो चुका है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रिगार्ड नहीं किया जा सकता और कॉन्सिक्वेंटली इसको डिमांड एरिया के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। आगे कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर हम देखते हैं कि प्राइस ने सिग्निफिकेंटली अपसाइड की तरफ पुश किया है। ये रेड कैंडल वो लेटेस्ट बेरिश कैंडल है जो प्राइस के ड्रामेटिकली हायर पुश स्टार्ट करने से जस्ट पहले फॉर्म हुई थी। ये क्लियरली एविडेंट है कि इस बेरिश कैंडल ने प्रीवियस बुलिश कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को सरपास किया और इफेक्टिवली स्वीप किया है। साथ ही क्योंकि प्राइस ने इन 3 सीक्वेंशियल कैंडल्स के बीच एक प्रॉपर गैप क्रिएट किया है और कोई मिटिगेशन नहीं हुआ है, इसलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के सारे क्राइटेरिया मीट हो चुके हैं। कॉन्सिक्वेंटली अब हम इस कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूप में रिगार्ड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बेरिश मार्केट्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंसिपल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर और किसी भी प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट पर अप्लाई किए जा सकते हैं। अब मैं 3 ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजीज रिवील करने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। इस फर्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। इस एग्जांपल में हम बिटकॉइन यूएसडी 4 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हैं। एक झलक में ही हम 2 सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स देख सकते हैं। पहला यहां अपवर्ड मूव है और दूसरा यहां डाउनवर्ड मूव है। इन दोनों मूव्स में इनएफिशिएंसीज भी मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास 2 संभावित ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन चलिए डबल चेक करते हैं कि ये दोनों संभावित ऑर्डर ब्लॉक वास्तव में वैध हैं या नहीं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के केस में प्राइस ने इनएफिशिएंसी के साथ अपवर्ड मूव तो दिया, लेकिन उसने क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया। साथ ही प्राइस ने बाद में इसे रीटेस्ट भी कर लिया, इसलिए यह अब अनमिटिगेटेड नहीं रहा। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के केस में प्राइस ने क्लियरली लोअर लोज फॉर्म किए, जिससे एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी अनमिटिगेटेड है। तो हमारे एनालिसिस के बेसिस पर सिर्फ यही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अब जब आपने करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप है प्राइस के वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेस होने का वेट करना। जिस मोमेंट प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है हम स्ट्रैटेजी के नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्फर्मेशन। अब हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि प्राइस सच में इस ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस या रिवर्स करेगा या नहीं। इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, जैसे कि 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट पर हम बेरिश मोमेंटम के साइंस ढूंढते हैं ताकि ये प्रूव हो सके कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होने वाला है। आप कॉन्फर्मेशन के लिए किसी भी टाइप का टूल यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो जैसे MACD या कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज। बेसिकली कुछ भी जो ये कंफर्म करे कि प्राइस इस लेवल से रिवर्स होने वाला है। मेरा फेवरेट कंफर्मेशन टूल है बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है और अर्ली सिग्नल्स देता है। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बुलिश कैंडल के तुरंत बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है जो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है।
ये पैटर्न बुलिश से बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। जैसे ही आप ये पैटर्न स्पॉट करते हो, आप पैटर्न कंप्लीट होने के तुरंत बाद सेल पोजीशन ओपन कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर प्लेस करो। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साइज का 2 गुना रखो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्ट्रैटेजी सॉलिड प्रॉफिट्स दे सकती है। मल्टी टाइम फ्रेम चीट शीट। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम वीकली है तो लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर चार्ट यूज करो। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम डेली है तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर चार्ट यूज करो। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 4 आवर है तो लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट का चार्ट यूज करो। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 1 घंटा है तो लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट का चार्ट यूज करो। और बस इतना ही स्ट्रैटेजी नंबर 1 के लिए आए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इंड्यूसमेंट ट्रैप्स। इंड्यूसमेंट ट्रैप एक स्पेसिफिक सेटअप होता है जो एक माइनर की लेवल को इन्वॉल्व करता है, जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास फॉर्म होता है। इस एग्जांपल को देखो, यहां हम देखते हैं कि नीचे एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और उसके ऊपर एक माइनर की लेवल मल्टीपल रिजेक्शंस की वजह से बना हुआ है। इस माइनर की लेवल को इंड्यूसमेंट भी कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी को इंड्यूसमेंट ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई केसेस में प्राइस पहले इस माइनर की लेवल को ब्रेक करता है और फिर मेजर ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करता है, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ रिवर्स करता है। जो ट्रेडर्स इस सीमिंगली ऑब्वियस की लेवल पर बाउंस एक्सपेक्ट करके बाय करते हैं, वे अक्सर स्टॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा सेटअप स्पॉट करते हो जहां एक माइनर की लेवल मेजर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बैठा हो, तो आप मेजर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में बाय ऑर्डर क्यू कर सकते हो। इस तरह आपका बाय ऑर्डर सिर्फ तभी ट्रिगर होगा जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, जो आपको एक हाई रिवॉर्ड ट्रेड ऑफर करता है। लेकिन अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंचता तो वो ठीक है, क्योंकि कोई पोजीशन ओपन ही नहीं होती। भले ही ये पैटर्न रैंडम और स्पेसिफिक लगे, लेकिन ये एक्चुअली आपकी सोच से ज्यादा कॉमन है और इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आइडियल प्राइस पर एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मैसिव कैपिटल की वजह से वे बिना प्राइस मूव किए एंट्री नहीं ले सकते। रिटेल ट्रेडर्स आसानी से पोजीशंस एंटर कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके लार्ज ऑर्डर्स प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं, जिससे उनकी एवरेज एंट्री प्राइस ज्यादा हो जाती है। इसलिए लोअर प्राइस पर एंटर करने के लिए वे इंड्यूसमेंट लेवल्स का यूज करते हैं। मार्केट में एंट्री लेने और ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने के बाद वो प्राइस को वापस उस ऑर्डर ब्लॉक तक पुश करते हैं बाय ट्रैपिंग ट्रेडर्स जो इंड्यूसमेंट लेवल्स पर बाउंस एक्सपेक्ट करके बाय करते हैं। यह इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि ट्रेडर्स अक्सर की लेवल्स के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी इन स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर सकता है, जो आगे और सेलिंग को क्रिएट करता है। इससे स्मार्ट मनी जो पहले ऑर्डर ब्लॉक पर एंटर हुआ था, उसी प्राइस पर दोबारा री एंटर कर पाता है और फिर प्राइस को वापस ऊपर ड्राइव करता है। यही बेसिक लॉजिक है जो एक्सप्लेन करता है कि यह पैटर्न क्यों काम करता है। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर मूव करता है विद एन इनएफिशिएंसी। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। इस अपवर्ड मूव के बाद हमने एक इंड्यूसमेंट जोन आइडेंटिफाई किया, क्योंकि प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल पर मल्टीपल रिजेक्शंस फॉर्म किए। अब क्योंकि यहां नीचे मेजर ऑर्डर ब्लॉक है और उसके पास ही एक माइनर सपोर्ट लेवल है, तो ये एक पोटेंशियल इंड्यूसमेंट ट्रैप हो सकता है। इसका मतलब प्राइस माइनर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकता है और ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट कर सकता है। इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल में लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं और वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस नीचे मूव हुआ, इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक किया और ऑर्डर ब्लॉक पर आकर हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद हम स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे प्लेस करते हैं और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साइज का 2 से 3 टाइम्स सेट करते हैं। या फिर आप इंड्यूसमेंट जोन को भी टेक प्रॉफिट के लिए टारगेट कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ब्रेकर ब्लॉक्स। वीडियो के बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में मैंने मेंशन किया था कि ऑर्डर ब्लॉक्स यूजुअली वन टाइम यूज होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक तरीका है जिससे हम ब्रोकन ऑर्डर ब्लॉक्स का भी एडवांटेज ले सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को ब्रेकर ब्लॉक्स कहा जाता है। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक एक प्रीवियसली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है जो एक बार ब्रेक हो चुका होता है। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो प्राइस कई बार वापस उस लेवल तक रिट्रेस करता है और वो लेवल एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकता है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। इससे हमें ब्रेकर ब्लॉक पर शॉर्ट लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ध्यान में रखना कि ब्रेकर ब्लॉक्स भी टिपिकली वन टाइम यूज होते हैं। प्राइस जब लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट कर लेता है तो उनकी इफेक्टिवनेस यूजुअली खत्म हो जाती है। अब इस चार्ट एग्जांपल को समझते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ मूव किया विद एन इनएफिशिएंसी। साथ ही प्राइस ने यहां हायर हाइज बनाए, इसलिए हम इस कैंडल पर एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ और एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। इस मूव ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी क्रिएट किया, क्योंकि प्राइस प्रीवियस लोज के नीचे ब्रेक हुआ, जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो चुका है। अब जब प्राइस वापस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रिट्रेस करता है तो ये लेवल अब एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करता है। ये शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए एक प्राइम एरिया होता है। इसके बाद हम स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर प्लेस करते हैं और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साइज का 2 गुना सेट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट किया, हमारा टारगेट हिट हुआ और ट्रेड ने नाइस प्रॉफिट दिया। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाना। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली आईसीटी और स्मार्ट मनी वाली वीडियोस आप मिस ना करो। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें पढ़ता भी हूं और फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड भी करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।